इस इमेज को देखें, यह हिजबुल्लाह संगठन के लड़ाके हैं। तो मौजूदा समय में इजराइल के लिए जो सबसे बड़ा सिरदर्द है उनमें से एक हिजबुल्लाह संगठन है जो यहाँ लेबनान में स्थित है। अब हिजबुल्लाह संगठन को दुनिया अलग अलग नजरिए से देखती है। जैसे इजराइल, अमेरिका और यूरोप के देश इन्हें एक आतंकवादी संगठन मानता है, लेकिन ईरान जैसे कई मुस्लिम देश और फिलिस्तीनी लोग हिजबुल्लाह संगठन को खुद का रक्षक यानी ये लड़ाके फिलिस्तीनी लोगों के लिए लड़ते हैं और उनके लिए अपनी जान भी गंवा रहे हैं। तो इस हिसाब से हिजबुल्लाह संगठन फिलिस्तीनी लोगों के लिए भगवान जैसा है, क्योंकि पूरे मुस्लिम जगत में एक भी मुस्लिम देश आज तक इजराइल को कभी झुका नहीं पाया हिजबुल्लाह संगठन को छोड़कर। क्योंकि इजराइल को पहली बार अगर कहीं से खाली हाथ भागना पड़ा था तो वो था लेबनान से। उसका सबसे बड़ा कारण था यह हिजबुल्लाह संगठन। आगे विस्तार से जानेंगे इस बारे में। तो ऐसे ही ओरिजिनल इमेजेस और मैप के जरिए मैं आपको हिजबुल्लाह संगठन का पूरा इतिहास समझाने की कोशिश करूंगा कि यह हिजबुल्लाह संगठन क्या है, हिजबुल्लाह संगठन का उदय कैसे, कब और क्यों हुआ था, हिजबुल्लाह संगठन का इतिहास क्या है, इस संगठन को कौन कौन मदद कर रहा है, हिजबुल्लाह की दुश्मनी इजराइल के साथ कैसे शुरू हुई, इसमें ईरान का क्या रोल है, बाकी मुस्लिम देश हिजबुल्लाह संगठन को किस नजरिए से देखते हैं, अब तक इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच कितनी लड़ाइयाँ हुई है और इसके क्या परिणाम मिले हैं, और आज मौजूदा समय में हिजबुल्लाह संगठन कितना ताकतवर है और उनकी क्या स्थिति है, वो सब और इसके अलावा और भी बहुत कुछ जानने को मिलेगा आपको इतिहास के बारे में। तो वीडियो के आखिर तक मेरे साथ बने रहिए। तो हिजबुल्लाह संगठन का उदय कैसे हुआ है वो समझने से पहले हमें लेबनान का थोड़ा सा इतिहास जानना पड़ेगा, ताकि बाद में ये सब समझने में हमें आसानी हो। तो सबसे पहले इस मैप को देखें। मध्य पूर्व यानी मिडिल ईस्ट में यहाँ पर इजराइल है। तो इजराइल के बिल्कुल ऊपर और इस सीरिया के बगल में ये छोटा सा देश लेबनान है। लेकिन आज से 100 साल पहले यानी 1914 से पहले ये पूरा भाग ओटोमन एम्पायर के अधीन था। पर 1914 में प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुआ, जिसमें यह ओटोमन एम्पायर बुरी तरह से हारा। इस कारण युद्ध के बाद 1919 में ब्रिटेन, फ्रांस और अमेरिका जैसे देशों ने मिलकर ओटोमन एम्पायर का विभाजन करके इनके पूरे एरिया पर कब्जा कर लिया, इन सब ने मिलकर, जिसमें आज का इजराइल, जॉर्डन और ये इराक वाला जो हिस्सा है इस पर ब्रिटेन ने कब्जा कर लिया। ऊपर इस लेबनान और सीरिया पर फ्रांस ने कब्जा कर लिया और यह टर्की एक अलग देश बन गया था 1919 की संधियों के बाद से। तो 1919 से लेकर 1943 तक यहाँ लेबनान पर फ्रांस ने अपना कब्जा जमाए रखा। लेकिन दूसरे विश्व युद्ध में हिटलर ने फ्रांस के बैंड बजा दी थी। इस कारण 1943 में यह लेबनान फ्रांस की गुलामी से आजाद हो गया और अब ये एक आजाद देश बन गया था। अब इस मैप को देखें, यह लेबनान का मैप है। तो 1943 में आजादी के बाद लेबनान में अलग अलग धर्म के लोग रहते थे। इसमें यह ग्रीन कलर के जितने एरिया है उसमें सुन्नी मुसलमान रहते हैं, ब्लू कलर में जो एरिया है उसमें ईसाई लोग रहते हैं और लाल कलर वाले भाग में शिया मुसलमान रहते हैं। तो आजादी के बाद देश की सत्ता के लिए कोई लड़ाई ना हो, इस कारण इन तीनों धर्मों के बीच यानी ईसाई, शिया और सुन्नी मुसलमानों के बीच एक राजनीतिक समझौता हुआ कि लेबनान का प्राइम मिनिस्टर जो होगा वो हमेशा एक सुन्नी मुसलमान होगा, लेबनान का जो प्रेसिडेंट होगा वो हमेशा एक ईसाई होगा और लेबनान के पार्लियामेंट का जो स्पीकर होगा वो एक शिया मुसलमान होगा। यानी लेबनान में इन तीनों धर्मों के बीच कुछ इस तरह से सत्ता का बंटवारा हुआ था 1943 में, ताकि ये तीनों धर्मों के लोग आपस में मिलकर रहें और देश को मजबूत बनाए। अब इस मैप को देखें, ये लेबनान जो 1943 से आजाद देश बन गया, तो इसके बाद साल 1948 में यहाँ पैलेस्टाइन का बंटवारा करके इजराइल नाम का एक अलग देश बना जो यहूदी धर्म के लोगों का देश था। इसमें व्हाइट कलर का एरिया इजराइल को दिया गया और ये पिंक कलर का एरिया पैलेस्टाइन को दिया गया। अब यहाँ मिडिल ईस्ट में सारे देश मुस्लिम देश है, ऐसे में इनके बीचों बीच यहूदी धर्म के लोगों के लिए इजराइल देश बनाया गया। इस कारण इजराइल के अगल बगल के सारे मुस्लिम देशों ने मिलकर 1948 में ही इजराइल पर हमला कर दिया
ताकि अरबों की जमीन पर इजराइल नाम का कोई देश ही ना बन पाए। लेकिन 1948 का यह युद्ध इजराइल जीत गया और इस युद्ध के दौरान लाखों फिलिस्तीनी लोग जो इजराइल और पैलेस्टाइन में सदियों से रहते आए थे, वे लोग भागकर आसपास के देशों में पलायन कर गया। जैसे कुछ जॉर्डन में चले गया, कुछ इजिप्ट में गया और कुछ सीरिया में चले गए थे, जिस दौरान कुछ 1,10,000 जितने फिलिस्तीनी लोग भागकर यहाँ लेबनान में चले आए थे। इसी तरह से 1956 में इजराइल और अरब देशों का दूसरा युद्ध हुआ। इसमें भी हजारों फिलिस्तीनी देश छोड़कर भाग गए। फिर 1967 में तीसरा अरब इजराइल युद्ध हुआ। इसमें भी लाखों फिलिस्तीनी देश छोड़कर पलायन कर गया। और 1973 में योम किपुर यानी तीसरे अरब इजरायली युद्ध के दौरान भी कई फिलिस्तीनी लोग देश छोड़कर निकल गए थे। और इसमें कई बार ऐसा भी हुआ था कि इजराइल ने मजबूरन इन लोगों को देश से भगा दिया था। तो जिन फिलिस्तीनी लोगों को देश से भगा दिया गया था, उनमें से कुछ लोगों ने मिलकर इजराइल से लड़ने के लिए एक ग्रुप बनाया, PLO नाम का, जिसका लीडर था यासिर अराफत। तो यह ग्रुप इजराइल को मिटाना चाहता था और यहाँ पर फिर से पैलेस्टाइन नाम का देश बनाना चाहता था। तो 1970 आते आते PLO के लड़ाके यहाँ इजिप्ट और जॉर्डन में काफी ताकतवर बन गए थे और ये बार बार इजराइल पर हमले भी कर रहे थे। लेकिन 1970 में इजिप्ट में अब्देल नासिर की मौत के बाद इजिप्ट में PLO संगठन काफी कमजोर हो गया था। दूसरी ओर यहाँ जॉर्डन में PLO संगठन दिन ब दिन मजबूत हो रहा था। इस कारण उस समय जॉर्डन के राजा को डर लगा कि कहीं ये PLO ज्यादा ताकतवर हो गया तो ये लोग मेरी सत्ता छीनकर जॉर्डन पर कब्जा कर लेंगे। इस कारण जॉर्डन ने अपने यहाँ जो PLO संगठन था उनके साथ युद्ध शुरू किया, जिसे ब्लैक सितंबर वॉर कहते हैं। इसमें PLO के हजारों लड़ाके मारे गए और जो बच गया वो भागकर सीरिया और लेबनान में चले गए। लेकिन 1970 यानी ये वो समय था जब लेबनान में जो तीनों धर्मों के लोगों के बीच सत्ता का बंटवारा हुआ था 1943 में, ईसाई, सुन्नी और शिया मुसलमानों के बीच। तो समय के साथ देश की पूरी सत्ता पाने के लिए ये तीनों धर्म आपस में लड़ने लगे थे 1970 के बाद से। इसे लेबनान का गृह युद्ध कहते हैं। लेकिन देश में आपसी लड़ाई के कारण धीरे धीरे लेबनान की सरकार काफी कमजोर हो गई थी। इस कारण PLO संगठन जिसे जॉर्डन ने भगा दिया था, वो लेबनान की कमजोरी का फायदा उठाकर लेबनान में घुस गया 1970 के बाद से। क्योंकि इसमें आप देख सकते हैं, इसमें लाल कलर के जितने निशान है यहाँ लेबनान में, उसमें फिलिस्तीनी शरणार्थी लोग रहते थे जिन्हें इजराइल ने भगा दिया था। तो जब PLO संगठन लेबनान में आया तो यहाँ के बहुत सारे फिलिस्तीनी शरणार्थी भी PLO संगठन का हिस्सा बनने लगे, क्योंकि PLO आखिर इजराइल से लड़ रहा था। इस कारण धीरे धीरे लेबनान में PLO संगठन फिर से मजबूत होने लगा और लेबनान के इस निचले भाग में PLO ने अपने कई सैन्य अड्डे बना लिए, जहां पर PLO के युवाओं को मिलिट्री ट्रेनिंग दी जा रही थी। और समय समय पर यह PLO इजराइल पर हमला करने लगा यहाँ लेबनान से। इस कारण धीरे धीरे यह PLO इजराइल के लिए एक सिरदर्द बनने लगा। अब इस मैप को देखें, इसमें सारे मुस्लिम देश है। तो इसमें येलो कलर वाले देश सुन्नी मुसलमान देश है और ग्रीन कलर वाले देश शिया मुस्लिम देश है। तो इसमें जो ईरान है उसमें पूरी की पूरी आबादी शिया मुस्लिम है। और ये ईरान 1979 तक अमेरिका और इजराइल का काफी अच्छा मित्र था। लेकिन 1979 में ईरान में क्रांति हुई, जिसमें ईरान के राजा को सत्ता से हटाकर आयतुल्ला खुमैनी ईरान के सुप्रीम लीडर बन गया और इन्होंने ईरान को एक इस्लामिक रिपब्लिक बना दिया। यानी ईरान में इन्होंने शरिया लॉ लागू कर दिया 1979 में। इसके बाद ईरान यानी खुमैनी अपने ईरान को मुस्लिम देशों का लीडर बनाना चाहते थे। इस कारण इसके बाद ईरान ने इजराइल के साथ अपने सारे रिश्ते तोड़ दिए और ईरान पैलेस्टाइन के यानी फिलिस्तीनी लोगों का समर्थन करने लगा कि फिलिस्तीनी लोगों को उनका हक मिलना चाहिए। जिसके बाद ईरान और इजराइल जो अब तक अच्छे मित्र थे, वो धीरे धीरे एक दूसरे के दुश्मन बनने लगे। दूसरी ओर ईरान ये चाहता था कि जैसी क्रांति ईरान में हुई और ईरान एक इस्लामिक रिपब्लिक बना, उसी तरह से बाकी मुस्लिम देश भी इस्लामिक रिपब्लिक बने। इस कारण ईरान ने जिन जिन मुस्लिम देशों में शिया आबादी थी, वहां पर अपने लोगों को भेजना शुरू किया,
जैसे ये इराक, ये यमन और ये लेबनान, यहाँ पर शिया आबादी थी। और लेबनान के बारे में हमने जाना कि वहाँ पर 3 धर्मों के बीच सत्ता का बंटवारा हुआ था, जिन तीनों धर्म के लोग आपस में लड़ रहे थे। इस कारण लेबनान काफी कमजोर हो गया और 1970 के बाद PLO ने लेबनान में अपना अड्डा जमा लिया था। ऐसे में 1980 के बाद अब ईरान भी लेबनान में घुसने की कोशिश करने लगा, लेकिन शुरुआत में लेबनान ने ईरान को घुसने नहीं दिया। ईरान ने 2-3 बार अपने लोगों को लेबनान में भेजने की कोशिश की थी, लेकिन ईरान इसमें सफल नहीं हो पा रहा था। दूसरी ओर ये जो PLO संगठन था, जो 1970 के बाद से यहाँ लेबनान में बैठा था और यहाँ से बार बार इजराइल पर हमले कर रहा था, तो इनसे तंग आकर आखिर 1982 में इजराइल ने लेबनान पर हमला बोल दिया। इसे लेबनान का पहला युद्ध कहते हैं, जिसमें इजराइल ने PLO संगठन के कई लड़ाकों को मार दिया, जिसके बाद ये PLO संगठन यहाँ लेबनान से भागकर अफ्रीकी देश ट्यूनीशिया भाग निकला। लेकिन इस युद्ध के दौरान लेबनान में जो शिया लोग थे, जो इस लाल कलर वाले भाग में रहा करते थे, इन्होंने कुछ ग्रुप बनाए इजराइल से लड़ने के लिए, और इन्होंने इजरायली सेना से लड़ने के लिए ईरान से मदद मांगी कि आप भी शिया मुस्लिम हैं और हम भी शिया मुस्लिम हैं, और अभी हमें इजराइल से खतरा है, तो हमें इजराइल से बचा लो। इस तरह से लेबनान के शिया लोगों ने ईरान से मदद मांगी, और ईरान को तो इसी मौके की तलाश थी। ईरान ने बिना कोई देर किए लेबनान के शिया लोगों की मदद करना शुरू किया, जिसमें ईरान ने इन शिया ग्रुप के लोगों को मिलिट्री ट्रेनिंग दी, साथ में हथियार और पैसे देकर लेबनान के शिया लोगों का एक ग्रुप बनाया, जिसे शुरुआत में खुफिया रखा गया था, लेकिन बाद में इस ग्रुप को एक नाम दिया गया, हिजबुल्लाह, जो अनुमानित 1982 से 1985 के बीच बना था। असल में हिजबुल्लाह कब बना था उसकी कोई सटीक तारीख नहीं है, पर 1985 के आसपास यह ग्रुप खुलकर सामने आ गया था, और जहां पर पहले PLO के सैन्य अड्डे थे, उन अड्डों पर अब हिजबुल्लाह ने कब्जा जमा लिया, और वहां पर हिजबुल्लाह ईरान की मदद से अपने लड़ाकों को मिलिट्री ट्रेनिंग देने लगा। अब लेबनान पर पहले फ्रांस का कब्जा था, तो फ्रांस और अमेरिका के सैन्य अड्डे उस समय भी लेबनान की राजधानी बेरूत में मौजूद थे। अब यह अमेरिका तब भी ईरान का दुश्मन था, और जो ईरान का दुश्मन वो हिजबुल्लाह का भी दुश्मन। ऐसे में हिजबुल्लाह ने बेरूत के अमेरिका और फ्रांस के सैन्य अड्डों पर एक बड़ा हमला करवाया, जिसमें अमेरिका के 241 और फ्रांस के 58 सैनिकों ने अपनी जान गंवा दी। इसके बाद हिजबुल्लाह के ऐसे हमलों की सीरीज शुरू हुई। हिजबुल्लाह ने कुवैत में हमले करवाए, कई विमानों के अपहरण करवाए, कई बड़े लोगों को बंधक बनाया। ऐसी बहुत सारी घटनाओं को हिजबुल्लाह ने अंजाम दिया। इस कारण अमेरिका, इजराइल और यूरोपीय देशों ने हिजबुल्लाह को एक आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया, पर बावजूद इसके हिजबुल्लाह ने अपने हमले नहीं रोके। इसके बाद भी हिजबुल्लाह ने अमेरिका और फ्रांसीसी सेना पर हमले जारी रखे। इस कारण आखिर में तंग आकर अमेरिका और फ्रांस ने अपनी सेना लेबनान से वापस बुला ली, जैसा अमेरिका हमेशा से करता आया है। पहले शांति का बहाना देकर किसी भी देश में घुसते हैं, और जब वहां के हालात हद से ज्यादा बदतर हो जाते हैं तो यह अमेरिका उस देश से भाग निकलता है। जैसे अफगानिस्तान, वियतनाम, इराक, क्यूबा, हैती जैसे बहुत सारे देश हैं जो आज भी उसकी कीमत चुका रहे हैं। खैर, तो लेबनान में हिजबुल्लाह के हमलों से परेशान होकर अमेरिका और फ्रांस लेबनान से भाग निकलते हैं, जिसके बाद लेबनान में हिजबुल्लाह का सिर्फ एक ही दुश्मन बचा था, वो था इजराइल। तो इजराइल ने 1982 के युद्ध में लेबनान के एक बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया था। इसमें जो लाइट पिंक कलर का एरिया है वो अब इजराइल के कब्जे में था, जहां पर अब इजराइल और हिजबुल्लाह एक दूसरे से लड़ने लगे थे 1985 के बाद से। मतलब ये छुटपुट लड़ाइयों का एक लंबा सिलसिला था, जिसमें इजराइल कभी हिजबुल्लाह के लड़ाकों को मार देता था, तो कभी हिजबुल्लाह के हमलों में इजरायली सैनिक मारे जाते थे, और ये सिलसिला चलता रहा 1990 तक, जिस दौरान समय के साथ साथ ये हिजबुल्लाह संगठन भी धीरे धीरे मजबूत होता चला गया, क्योंकि हिजबुल्लाह को अब ईरान का पूरा सपोर्ट था। इस कारण जो क्रांति ईरान में हुई थी उसका असर अब लेबनान में भी होने वाला था, क्योंकि लेबनान का हिजबुल्लाह संगठन अब ईरान के कंट्रोल में था। ईरान जैसा कहता था वैसा ही हिजबुल्लाह करता था। इस कारण हिजबुल्लाह ने सबसे पहले
लेबनान के इस बालबेक शहर पर कंट्रोल किया और यहाँ पर ईरान का प्रोपेगेंडा थोपना शुरू किया, जिसमें बालबेक की महिलाओं को आदेश दिया गया कि अब से हर एक महिला बुर्का पहनेगी और इसके लिए हिजबुल्लाह ने यहाँ की महिलाओं को पैसे भी दिए। बालबेक में जगह जगह पर ईरान के लीडर खुमैनी का पोस्टर लगाया गया और जगह जगह पर ईरान के झंडे भी लगाए गए। यानी बालबेक शहर को रातों रात एक इस्लामिक शहर में तब्दील कर दिया हिजबुल्लाह ने। इसी कारण तो कुछ समय बाद इस बालबेक शहर को मिनी तेहरान कहा जाने लगा, क्योंकि ईरान जैसा था अब वैसा ही यह बालबेक बन गया था। और बालबेक से ही हिजबुल्लाह ने लेबनान के दूसरे इलाकों में भी यही प्रोपेगेंडा फैलाना जारी रखा, जिस दौरान लेबनान के लोगों के दिमाग में इजराइल विरोधी जहर डाला गया और लोगों को हिजबुल्लाह में शामिल करवाया गया। इस तरह से हिजबुल्लाह संगठन धीरे धीरे काफी बड़ा बन गया। इसके बाद हिजबुल्लाह ने लेबनान में कई काम शुरू किया। लेबनान में इन्होंने बहुत सारे हॉस्पिटल खोले, बहुत सारे मदरसे खोले, मीडिया हाउसेस और न्यूज अखबार शुरू किया और जो लोग हिजबुल्लाह के लिए लड़ते हुए मारे जाते थे उनके परिवार को पैसे भी दिए जाते थे हिजबुल्लाह की तरफ से। यानी हिजबुल्लाह संगठन अब एक सरकार की तरह काम कर रहा था। पर क्यों? क्योंकि हिजबुल्लाह को लेबनान की सत्ता पर कब्जा करना था। इस कारण इसके बाद हिजबुल्लाह संगठन ने लेबनान में एक राजनीतिक पार्टी भी बनाई और हिजबुल्लाह अब संसदीय चुनावों में भाग भी लेने लगा था। दूसरी ओर हिजबुल्लाह की लड़ाई भी जारी थी इजराइल के साथ और 1993 में हिजबुल्लाह ने इजराइल के कई सैनिकों को मार दिया। ऐसे में इजराइल ने 1993 में ही हिजबुल्लाह पर 7 दिन की सैन्य कार्रवाई शुरू की, लेकिन इसके जवाब में हिजबुल्लाह ने इजराइल पर कई रॉकेट दाग दिए। इस कारण इजराइल सफल नहीं हो पाया। फिर 1994 में हिजबुल्लाह ने अर्जेंटीना में जो इजरायली एम्बेसी थी उसमें हमला करवाया, जिसमें इजराइल के 85 अधिकारी मारे गए थे। इसके बाद हिजबुल्लाह ने पनामा में हमला करवाया, जिसमें 21 लोग मारे गए। फिर 1996 में हिजबुल्लाह ने सऊदी अरब के खोबर शहर में अमेरिकी ठिकानों पर धमाका करवाया, जिसमें अमेरिका के 19 अधिकारी मारे गए थे। यानी दुनिया भर में अमेरिकी और इजरायली ठिकानों पर अब हिजबुल्लाह के हमले बढ़ते जा रहे थे। इस कारण 1996 में इजराइल ने लेबनान में फिर से एक बहुत बड़ा ऑपरेशन शुरू किया हिजबुल्लाह को खत्म करने के लिए। लेकिन इस बार भी हिजबुल्लाह खत्म नहीं हुआ और इनके हमले इजराइल पर जारी रहे और यह सिलसिला चलता रहा साल 2000 तक। अब साल 2000 तक हिजबुल्लाह ने लेबनान में 900 से ज्यादा इजरायली सैनिकों को मार दिया था और इजराइल ने भी यहाँ पर हजारों लेबनानी और फिलिस्तीनी लोगों को मार दिया था। इस कारण इजरायली लोगों ने अपनी सरकार और सेना का विरोध करना शुरू किया कि हमारी वैसे ही हालत हुई है जैसे अमेरिका की हालत वियतनाम में हुई थी। यानी इजराइल हिजबुल्लाह के संघर्ष को दुनिया ने अमेरिका वियतनाम के साथ कंपेयर करना शुरू किया। इसी कारण तो इजराइल को मजबूरन लेबनान के इस भाग से भागना पड़ा और ऐसा पहली बार हुआ था जब इजराइल को बिना कोई संधि किए किसी अरब देश से भागना पड़ा हो। यानी हिजबुल्लाह की यह बहुत बड़ी जीत हुई थी, क्योंकि आज तक कोई भी अरब देश इजराइल को कभी झुका नहीं पाया था। ऐसे में हिजबुल्लाह ने इजराइल को बिना कुछ दिए अपने एरिया से भगा दिया। कुल मिलाकर हिजबुल्लाह और अरब देशों के लिए एक बहुत बड़ी जीत थी। तब हिजबुल्लाह के नेता थे हसन नसरल्लाह, तो सभी अरब देशों ने इन्हें खूब बधाई दी। लेकिन इसमें हिजबुल्लाह की सबसे ज्यादा मदद ईरान ने की थी। इस कारण ईरान का लीडर खमैनी भी इनसे मिले। इसमें एक खमैनी है और ये हिजबुल्लाह का लीडर हसन नसरल्लाह है। यानी ईरान के द्वारा बनाया गया यह हिजबुल्लाह संगठन अब इजराइल के गले की हड्डी बन चुका था। फिर साल 2000 के बाद यानी इजराइल जब लेबनान छोड़कर चला गया, तो इसके बाद अब हिजबुल्लाह के लिए लेबनान पर कंट्रोल करना काफी आसान हो गया। हिजबुल्लाह ने शुरुआत में जिस तरह से इस बालबेक शहर को बदल दिया था, वैसे ही हिजबुल्लाह ने लेबनान की राजधानी बैरूत को बदलना शुरू किया। बैरूत की महिलाओं को बुर्का पहनने का आदेश दिया गया। बैरूत के युवाओं को इजराइल के विरुद्ध भड़काया गया। युवाओं को लालच दी गई कि जो युवा हिजबुल्लाह में शामिल होगा उसे रहने के लिए एक घर और एक कार तो मिलेगी ही, साथ में एक खूबसूरत लड़की से उनकी शादी भी कराई जाएगी। अब लेबनान जो पिछले कई दशकों से आर्थिक बोझ के तले दबा था, जहां रोजगार मिलना
लोहे के छने चबाने बराबर था। तो बहुत सारे बेरूत के युवा हिजबुल्लाह में शामिल हो गया और लेबनान को एक इस्लामिक देश में बदलने में लग गई है। यानी साल 2000 के बाद से हिजबुल्लाह संगठन अब काफी ताकतवर बन चुका था। इस कारण तो इजराइल ने जब इससे पहले 2-3 बार हिजबुल्लाह को खत्म करने की कोशिश की थी तो इजराइल को इसमें सफलता नहीं मिल पाई थी, क्योंकि अब हिजबुल्लाह को ईरान का पूरा सपोर्ट था। ऐसे में साल 2006 में हिजबुल्लाह ने इजराइल के कुछ सैनिकों को बंदी बना लिया और उन्हें मौत के घाट उतार दिया। इस कारण इजराइल काफी गुस्सा हो गया और इजराइल ने साल 2006 में फिर से लेबनान से युद्ध शुरू किया। यह युद्ध 34 दिनों तक चला, जिस दौरान इजराइल जैसे जैसे हमले करता था वैसे वैसे हिजबुल्लाह अपने रॉकेटों से जवाब देता था। इस कारण इस बार भी इजराइल सफल नहीं हो पाया। इसमें लगभग 1300 जितने लेबनान के नागरिक और सैकड़ों सैनिक मारे गए थे दोनों ओर के। इसके बाद जुलाई 2011 में टर्की की राजधानी इस्तांबुल में एक धमाका हुआ जिसमें 8 लोग मारे गए थे। तो उस समय भी इस हमले के पीछे हिजबुल्लाह का हाथ होने का अनुमान लगाया गया था। इसके बाद जुलाई 2012 में यहाँ साइप्रस में यहाँ की पुलिस ने एक लेबनानी लड़के को पकड़ लिया जो इजरायली पर्यटकों की बस पर आतंकवादी हमला करने आया था। तो साइप्रस पुलिस के मुताबिक यह हिजबुल्लाह का लड़ाका था, क्योंकि इस लड़के के पास इजरायली ठिकानों की तस्वीरें थी और उसके पास साइप्रस से आने जाने वाली इजरायली यात्राओं के बारे में भी जानकारी थी। लेकिन साइप्रस पुलिस ने इस हमले को पहले ही रोक लिया था। फिर इसी साल 2012 में यहाँ बल्गेरिया में इजरायली यात्रियों से भरी एक बस जा रही थी जिसमें धमाका हुआ और सारे इजरायली लोग मारे गए। उस समय भी इसमें हिजबुल्लाह का नाम आया था और इसमें निर्दोष लोग मारे गए थे। इस कारण इस हमले के बाद दुनिया भर में हिजबुल्लाह को काफी बदनामी मिली थी। फिर इसके बाद साल 2014 में यहाँ सीरिया में एक आतंकवादी ग्रुप पैदा हुआ, ISIS, जो सीरिया की सरकार से युद्ध लड़ रहा था 2014 में। इस बारे में आप जानते ही होंगे कि ISIS ने इराक और सीरिया में कैसा आतंक मचाया था। तो इस युद्ध में हिजबुल्लाह ने सीरिया की सरकार की काफी मदद की, क्योंकि हिजबुल्लाह का मानना था कि जो ISIS आतंकी संगठन है जिसका लीडर अबू बकर अल बगदादी था वह एक यहूदी था और यह अमेरिका और इजराइल का एजेंट था। और यह आरोप और भी बहुत सारे लोगों ने लगाया है कि यह बगदादी मोसाद का एजेंट था। अब यह सही है कि गलत आप खुद देख लेना, लेकिन यहाँ पर इस कारण से हिजबुल्लाह सीरियाई सरकार की मदद कर रहा था इस बगदादी के खिलाफ। फिर इसके बाद ये हिजबुल्लाह संगठन दुनिया भर में फैलना शुरू हुआ और दुनिया भर में इजरायल एम्बेसी पर बहुत बार हमले करने की कोशिश भी की, लेकिन ज्यादातर इनके हमले रोक दिए जाते थे। और 2014 के बाद से हिजबुल्लाह अब साउथ अमेरिका में पहुंच चुका था और यहाँ कोलंबिया और वेनेजुएला जैसे देशों में माफियाओं के साथ मिलकर अब यह ड्रग की तस्करी करने में लग गए थे और इन पैसों से हिजबुल्लाह संगठन अपने लिए हथियार खरीदने लगा था। यानी लेबनान में अब हिजबुल्लाह अपनी जड़ें जमा चुका था। और 2020 में एक सर्वे हुआ था लेबनान में कि कितने लोग हिजबुल्लाह के फेवर में हैं और कितने लोग इनके खिलाफ हैं। तो लेबनान के लगभग 94% ईसाई हिजबुल्लाह के खिलाफ थे। लेबनान के 98% सुन्नी मुसलमान भी हिजबुल्लाह के खिलाफ थे और लेबनान के शिया मुसलमान जो थे वो हिजबुल्लाह के फेवर में थे। इस कारण तो लेबनान में आज भी हिजबुल्लाह संगठन का दबदबा है। लेकिन इस मौजूदा समय में दुनिया के ज्यादातर देश हिजबुल्लाह संगठन को एक आतंकवादी संगठन ही मानता है, सिर्फ कुछ देशों को छोड़कर, जिसमें ईरान, चाइना, रूस, नॉर्थ कोरिया, क्यूबा, अल्जीरिया और सीरिया हिजबुल्लाह संगठन को आतंकवादी नहीं मानता है। बाकी पूरी दुनिया हिजबुल्लाह को आतंकी संगठन मानता है। और पिछली वीडियो जिसमें हमने इजराइल और ईरान के विवाद का इतिहास जाना था, उसमें हमने देखा था कि इजराइल ने एक एक करके ईरान के बहुत सारे परमाणु वैज्ञानिक और बड़े बड़े मिलिट्री लीडरों की हत्या कर दी है अब तक। और अभी कुछ दिनों पहले ही ईरान के प्रेसिडेंट रईसी की भी मौत हो गई हेलीकॉप्टर क्रैश में। उस समय भी कई लोगों ने यह दावा किया था कि इसमें इजराइल का हाथ हो सकता है। इस कारण 2023 की शुरुआत से ही ईरान ने हिजबुल्लाह, हमास और हुथी रिबेल को बड़ी तादाद में हथियार देना शुरू कर दिया था। और 2 अक्टूबर 2023 के दिन
लेबनान की राजधानी बैरूत में एक बैठक हुई जिसमें इजराइल पर एक बड़े हमले की योजना बनी और 7 अक्टूबर 2023 के दिन गाजा के हमास संगठन ने यह गाजा से इजराइल पर आश्चर्यजनक हमला किया जिसमें इजराइल के सैकड़ों लोग मारे गए। इस कारण इजराइल ने जवाबी कार्रवाई शुरू की और गाजा पर हमले शुरू किए। अब गाजा की हालत पहले से ही खराब थी। ऐसे में इजरायली कार्रवाई के बाद यह गाजा एक जीता जागता नर्क बन गया और इजराइल हमास युद्ध में अब तक 38,000 से ज्यादा लोग मारे गए हैं और गाजा के हजारों लोग अपने घर बार छोड़कर यहाँ से पलायन कर गए हैं। तो इस युद्ध के दौरान जब इजराइल गाजा में लड़ रहा था तो इजराइल के इस ऊपर वाले भाग पर हिजबुल्ला ने भी हमला किया था, जिसके बाद इजराइल और हिजबुल्ला साल 2006 के बाद फिर से आमने सामने आ गए थे। और अभी 6 या 4 जून के दिन हिजबुल्ला ने इजराइल पर एक बड़ा हमला किया जिसमें इजराइल का जो आयरन डोम है वो लगभग तबाह हो गया। उसकी वीडियो भी इंटरनेट पर वायरल हुई थी जो शायद आपने देखी भी होगी। फिर भी अभी तक हिजबुल्ला इस युद्ध में कूदा नहीं है, लेकिन आगे चलकर ईरान इस युद्ध में कूदेगा तो हिजबुल्ला भी इसमें जरूर कूदेगा ईरान के साथ। और शायद हिजबुल्ला और इजराइल का भी युद्ध शुरू हो जाए तो इसमें कुछ नया नहीं है। अब ये सब होगा कि नहीं वो तो आने वाला समय तय करेगा। तो यहाँ सब कुछ था इस वीडियो में हिजबुल्ला संगठन के बारे में। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट करके जरूर बताएं और अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।